नमस्कार दर्शकों, हमारे मेहमान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान के एपिसोड में कोई ना कोई नई शख्सियत हर बार हमारे स्टूडियो में होती है और हम उनसे हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और नई चीज़ों और अमन शांति के बारे में बात करते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल हक खान साहब, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमान को संभाले हुए हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये विजन रखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो, रूरल डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट हो और क्या क्या इनकी नई पॉलिसीज हैं जिसको ये लेके आ रहे हैं। जी हक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हक साहब, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण रहे कि आपने पॉलिटिक्स को ही अपनी लाइफ में चुना? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं स्टूडेंट एज से ही सोशल वर्क करना चाहता था। जी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त भी मेरा ये था कि मैं कॉलेज में भी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था वहाँ पे एसपी कॉलेज में। जी। उससे पहले भी मेरे ख्यालात जो थे वो सोशल वर्क के लिए थे। कॉलेज में भी किया और यूनिवर्सिटी में भी जब मैं था तब भी करता। तो इस वक्त मैंने वकालत ज्वाइन की, उसके बाद भी मैं इस चीज़ में आ गया, वकालत में भी। तो लिहाजा ये जो सियासत, सोशल वर्क मैं इनहेरिट करता हूँ। और बेसिकली मेरे जो बड़े ब्रदर थे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर थे शेख साहब के साथ बहुत पहले। जी। लिहाजा तब से मेरा सियासत में था। उन्होंने बाद में सियासत छोड़ दी और मैं जो था मैंने फिर सियासत शुरू कर दी, तो आगे बढ़ गया। जी हक साहब, जैसे कि आप कहते हैं कि आपका सियासत पे शुरू से ही रुझान था, तो क्या आपको ये नहीं लगा कि आज की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं किसी एंगल पे कहीं बिक चुकी है और लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, प्रॉस्पेरिटी? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो सियासत को तो मैं इबादत समझता हूँ जी। और सियासत की इंटरप्रिटेशन खुद वो सियासतदान कर सकता है। जो इसको इबादत समझे वो इबादत कर सकता है, लोगों की खिदमत कर सकता है, और जो इसको बिजनेस समझे वो बिजनेस कर सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। जी हक साहब, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो जिस तरीके से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी बार चुन के आए, लोलाब कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने, जैसा कि हमने सुना इस समय जम्मू में भी, कश्मीर में भी, कि लोगों ने माना कि भाई एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रही है, लेकिन आप दूसरी बार भी जीत के आए। क्या कारण थे कि आपने क्या ऐसी डेवलपमेंट्स की जिससे लोगों ने सोचा कि आपको ही वोट दिया जाए? देखिए, जहाँ तक सियासतदान का ताल्लुक है, जो इलेक्टेड मेंबर हो या मिनिस्टर हो, पहली चीज़ तो यह है कि आपको अपने लोगों से आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने लोगों में रहना है, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको अटेंड करना है। अब दूसरी बात है कि कौन आदमी कितना कर सकता है। जी। लेकिन खुशकिस्मती से मैंने जितने भी काम पिछले 6 साल में एज एमएलए किए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनका रिकॉर्ड ये है। जी। एक तो मुझे जितनी भी स्कीम्स मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इरिगेशन की थी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स की थी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की थी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, सब मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव रहा असेंबली में, असेंबली से बाहर। तो कोशिश मैंने की, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो गया। जी। तो ये कारण था कि लोगों ने मेरी डेवलपमेंट को। दूसरी चीज़ जो मेरी रही है कि मैंने 6 के बराबर 6 साल अपने लोगों में गुजारे। मैं दिन रात उनसे मिलता था, रात के कभी 1 बजे कभी 2 बजे तक भी मैं लोगों को अटेंड करता था, सुबह सवेरे से। ऐसा लोगों के साथ जो आदमी जुड़ा रहेगा, मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत कम परेशानी होती है। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, बड़ी अहम चीज़ है जो पुराने टाइम देखी गई कि मैक्सिमम मिनिस्टर्स जो रहे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी मिनिस्टर है, ना कि रियासत के मिनिस्टर हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पिछली गवर्नमेंट 6 साल में रही, उन लोगों ने कोशिश ये की कि वो अगला इलेक्शन जीते। जी। और अगला इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने तमाम सरहदें पार कर ली और जितनी भी डेवलपमेंट बाकी चीज़ें थी, उन्होंने स्टेट को एक साइड छोड़ दिया और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर बन गए। आपको शायद याद हो, मैंने असेंबली में कई बार चिल्लाया, बहुत कोशिश की कि ये सुने हमारी बात, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर नहीं हुआ है। भी हकीकत यह है, जब हम लोग हलफ उठाते हैं मिनिस्ट्री का तो वो स्टेट की बात होती है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं होती है। जी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक किया और खुदा सब जो है, अल्लाह हमारा है, वो देखता है। वो कहाँ जो आदमी कहीं से गलती करेगा तो सजा मिलती है, उनको तो मेरे यहाँ से भी सजा मिली। जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी हक साहब, एक और अहम सवाल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही जुड़ा हुआ पूछूंगा कि क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुराने टाइम कमियां रह गई जो इस बार आप पूरा करना चाहें, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी आपको इस समय सुन रहे होंगे? देखिए, जहाँ तक लोलाब कॉन्स्टिट्यूएंसी का ताल्लुक है,
मैं ये कह दूं कि वहाँ बहुत कुछ करने को है। मतलब वहाँ 90s में अगर कुछ बना भी था वो सारा ख़त्म हो गया अर्ली 90s में। जी। उसके बाद मैं जब एमएलए बना मुझे सारा रिबिल्ड करना पड़ा। हमारे यहाँ अगर कोई लोलाब में कोई गेस्ट आता, मेहमान आता, घर के बगैर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। इस वास्ते पहला तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा टूरिज्म के लिहाज से जितना मुमकिन हो सके लोलाब को मैं डेवलपमेंट की उसकी करूँ। जी। जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक है, मैंने काफ़ी हद तक रोड्स ठीक बनाए, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा दूर दराज एरिया है जहाँ रोड्स के लिए काम करना है, इरिगेशन और पीएचई के काम करने हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन सबसे जो मेरी अपनी जिम्मेदारी है इस वक्त, वैसे तो मिनिस्टर में कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी जो है पूरी जम्मू कश्मीर रियासत है, वो जम्मू कश्मीर के लिए है जी। और अब यकीन माने कि पिछले 1 महीना कुछ दिन हो गए हमें। जी हक साहब, मैं आपकी मिनिस्ट्री की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात चल रही थी तो इस वजह से हम लोग उस पे नजर दे रहे थे। जी हक साहब, अब रुक करते हैं आपकी मिनिस्ट्री की तरफ। आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है। क्या लगा अभी तक आपको, महीना सवा महीना हुआ है इसकी कमान को संभाले हुए, तो क्या लगा कि किस तरीके की कमियां इसमें हैं? देखिए, जहाँ तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि ये डिपार्टमेंट जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारा स्टेट हो या कंट्री हो, रूरल एरिया सबसे ज्यादा है, शायद 90% से भी ज्यादा है जी। तो लिहाजा रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए जो डेवलपमेंट की जरूरत है, उनको अटेंड करने की जरूरत है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। और मेरे डिपार्टमेंट में बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन लोगों को है उतने इसमें मुश्किलात हैं। और डिपार्टमेंट को पहले जो मेरा पहला काम है वो डिपार्टमेंट को ठीक करने की जरूरत है। बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, जिसे दूर करना मेरा फर्ज, और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जी अक्सर फॉर एग्जांपल मैं ये जनता भी जानना चाहेगी कि सबसे पहली नजर आपकी किस पे रहेगी कि इस चीज को ठीक करने से काफी हद तक निजाम ठीक हो सकता है? देखिए, सबसे पहली जो चीज मेरी है वो ये है कि मैं करप्शन फ्री डिपार्टमेंट को बनाऊं। देखिए, एक जो करप्शन का मामला है, मेरे डिपार्टमेंट की बदनामी बहुत ज्यादा है करप्शन के लिहाज से। तो पहला काम जो मेरा होगा डिपार्टमेंट में मैं कोशिश करूं कि करप्शन फ्री काम हो। एक तो ये है। फिर दूसरी चीज यह है कि चूंकि इसमें मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, स्टेट की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, जहाँ जो डेवलपमेंट है वो वहीं पहुंचे जिनके लिए जरूरत है। स्कीम उन लोगों के फायदे के लिए पहुंचे जिनके लिए स्कीम बनी है। मतलब डाउन ट्राडन क्लासेस हैं, बीपीएल हैं जी, बाकी लोग हैं। लिहाजा मेरी कोशिश यह है कि एक तो मैं इसको करप्शन फ्री डिपार्टमेंट बनाऊं, दूसरा मैं हकदार को हक पहुंचाने की मुकम्मल तौर कोशिश करूं, और एक विजन के तहत मैं कोशिश करूं इसमें जितने फैक्टर उसको मैं एड्रेस कर सकता हूं, जितने डायमेंशन उसको मैं एड्रेस कर सकता हूं, उसको एड्रेस करने की कोशिश। जी अक्सर एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो बड़ा अहम है कि हमारी रियासत की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि एम्प्लॉयमेंट, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रूरल एरियाज को में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए डेली वेजेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट रहते हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक डेली वेज का ताल्लुक है वो तो अलग चीज़ बनती है, उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा हुई है रिक्रूटमेंट, मतलब हम बहुत ज़्यादा ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसके लिहाज से भी। लेकिन जो देखें जो लोगों को जॉब देने की है वो हमारा है एमजी नरेगा जो है, जिसमें हम जॉब ज़्यादा देते हैं। हमारे पास IW और MP स्कीम है, उसमें हम दे रहे हैं। हमारे पास है उम्मीद स्कीम, NRLM, वो स्कीम एक है जिसमें हम लेडीज़ को, फीमेल सेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत जी, हम लोगों की उसको स्वच्छ भारत के तहत या बाकी स्कीमों के तहत सफाई के लिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स दे रहे हैं। मतलब ये बहुत सी स्कीमें हैं जिसमें न सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करते हैं, लोगों को रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए गुंजाइश निकालते हैं, बल्कि डेवलप भी करते हैं। जी अक्सर जैसे कि डे बाय डे लोगों को वो दिया जाता है, किसी को 100 रुपया रोजाना लेबर का दिया जाता है, तो उस स्कीम के तहत भी अभी तक हमारी कितने लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है रूरल डेवलपमेंट में अंदाजा? देखिए, जहाँ तक एमजी नरेगा का ताल्लुक है, बड़ी आबादी को हम कवर करते हैं, बड़ी तादाद है जी, जिसमें हम जॉब कार्ड होल्डर जितने भी स्टेट के हैं उनको रोजगार देते हैं, और अंदाजा करें बहुत ज़्यादा पैसा आता है। इस साल जो हमारा टारगेट है तकरीबन 900 करोड़ के आसपास हम ला रहे हैं जी। लेकिन पिछले साल में कुछ प्रॉब्लम होगी, हमें तकरीबन 373 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी भी है, जिस लाइबिलिटी को मैं अब कोशिश करूंगा, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मसला उठाया है,
एक तो वो करूंगा कोशिश उसको ख़त्म करने की। एक जॉब कार्ड्स के लिए या जो हमारी ये MG नरेगा की स्कीम है जिसमें न सिर्फ जॉब मिलता है बल्कि मटेरियल भी होता है, वो तकरीबन 900 करोड़ के आसपास है, जिसमें बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। जी हक साहब, एक और अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इस समय क्या आपकी नई नई सोच है, क्या पॉलिसीज हैं जिससे ये डिपार्टमेंट, आपने कहा कि कई कटौतियां थी पुराने समय में, उन सबको ठीक करके ये सुचारू रूप से चल सके? देखिए मैंने एक चीज़ कर ली, एक तो मैंने इस डिपार्टमेंट में जो लोगों का काम है, डिपार्टमेंट के लोगों का काम करना, जो टाइम बाउंड कर दिया जी। मतलब आप देखें जितना मतलब ये MPs का जो MP लेड होता है, MLAs का जो CDF होता है, जो बाकी वर्कर्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अगर किसी आदमी ने कोई एस्टिमेट बनाना हो तो महीने लग जाते थे, 6 महीने लग जाते थे। तो मैंने ये चीज़ें टाइम बाउंड कर दी अपने डिपार्टमेंट के लिए। मतलब 10 दिन में JE ने एस्टिमेट बनाना है, 7 दिन के आसपास AEE ने उसको करना है अपनी कार्रवाई, फिर एक्शन के पास 10 दिन है। तो ये यानी कि समझ लीजिए 30 दिन से कम अरसा में उसका काम जब चीज़ बन जाएगी उसके पास यही टाइम मैंने रखा है बिलिंग के लिए। पहली चीज़ तो मैंने ये कर दी कि हर एक को टाइम बाउंड कर दिया। एक तो मैंने ये कर दिया। दूसरा मैंने अपने सेक्रेटरीट में एक मॉनिटरिंग सेल बनाई है जिससे मैं मॉनिटर करता हूँ तमाम मूवमेंट जो फील्ड में होती है, चाहे काम करने वाली फाइल हो या दूसरी फाइलों की मूवमेंट हो, हर चीज़ को मैं अपने इस सेक्रेटरीट से कनेक्ट कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मेरे में एक डिप्टी सेक्रेटरी है, उसके साथ सारा सेक्शन लगा हुआ है, वो ये मॉनिटरिंग करता है ताकि अगर किसी शख्स को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कह दे। एक हेल्पलाइन भी मैंने रखी हुई है जो हमें कंटेक्ट लोग कर लेते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है, एक तो जवाबदेही सारे डिपार्टमेंट में, दूसरा मैं कोशिश इस हद तक भी कर रहा हूँ कि ये कोशिश कि कोई भी कागज चलाने को फॉलो करने की किसी को जरूरत ना पड़े। अक्सर साहब एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जनता की डिमांड थी, पब्लिक ने ये कहा था कि जब हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर आपके पास आए तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जो लो लेवल का क्योंकि आप ही ने कहा कि 90% जो हमारा एरिया रहता है वो लगभग रूरल रहता है। जैसे आपने मनरेगा और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे गरीब तबके को फायदा मिलता है, और लेकिन वो गरीब तबके को फायदा ना मिलके बीच में ही कहीं आगे पीछे हो जाता है। इन सब चीजों को चोक करने के लिए आपने क्या ऐसी पॉलिसी बनाई है? देखिए मैं आपको एक चीज कहूँ, जिस तरह मैंने कह दिया, एक सिग्नल चली गई है मेरे डिपार्टमेंट में जी कि मिनिस्टर सीरियस है, ये काम लेना चाहता है और काम करवाना चाहता है। जी। मेरी पहली पॉलिसी ये है कि जहाँ तक मेरे मुलाजमों का ताल्लुक है मैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, उनको मैंने खुली छूट दे दी है कि आप काम करो, विजन से काम करो, लेकिन जहाँ फॉल्ट करोगे वहाँ आपको माफ नहीं करूँगा। जब ये सिग्नल चली गई फील्ड में तो उससे ये हुआ कि वो रेस्पॉन्सिबल बन गए, उन्होंने लोगों का केयर करना शुरू कर दिया और मुझे यकीन है कोई डिफिकल्टी अब नहीं आएगी। चले, ये तो रही आपके डिपार्टमेंट की बात, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हक साहब की सब जानते हैं कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपका विजन बिल्कुल यही है कि अपनी रियासत की तरक्की हो। अब हम बात करेंगे दूसरी तरफ कि हमारी रियासत में अमन और शांति को बहाल करने के लिए आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किस तरीके का विजन रखते हैं? देखिए एक चीज़ सबसे पहले जो अमन और शांति के लिए ज़रूरत है, हमें 3 रीजन्स को साथ लेके चलना है जी। कश्मीर है, जम्मू है और लद्दाख है। और मुफ्ती साहब की खासियत यह है, उनकी कैपेसिटी भी यह है कि वो सबको साथ लेके चल सकते हैं। आप देखें जिस वक्त हमने कोलेशन चलाने की बात की, मुफ्ती साहब लगता था कि 2 पोल्स है, पार्टी कैसे चलेंगे जी। लेकिन जब मुफ्ती साहब ने डिसाइड किया कि हमें जम्मू रीजन को साथ लेके चलना है, लद्दाख को साथ लेके चलना है, तो उसमें कोई मुश्किल हमें आई नहीं। और वो बहुत एक विजनरी शख्सियत है जी। और जहाँ उसकी गाइडेंस हो मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होगी। आप देख लें जहाँ स्पीकर बना बीजेपी का तो वह डिप्टी स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ गया जी। हमारी जो अपोजिशन पार्टी थी। इसी तरह जिस वक्त चेयरमैन हमारी पार्टी का बना काउंसिल में तो डिप्टी स्पीकर कांग्रेस से आ गया। आप अंदाजा खुद करें कि वो अपोजिशन को लेके भी साथ चलना जानते हैं। बिल्कुल इतना ही नहीं, उन्होंने खुली छूट दे रखी है अपने लोगों को और मॉनिटरिंग भी करते हैं। मिनिस्टर जो उनकी कैबिनेट है उनको कह दिया है कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करो, विजन से काम करो। तो नेचुरली जब उनकी सिग्नल आती है तो हम जिस वक्त सारे इकट्ठे होकर काम करेंगे तो शांति उसमें आना ही आना है जी। और फिर उनका जो अपना एक है जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉमन मैन प्रोग्राम में कुछ चीजें रखी पे बात की। एक तो ये रखा कि अपने नेबर से बात करो, यहाँ जो जितने लोग हमारे हैं स्टेट में स्टेक होल्डर्स उनसे बात करें।
ये जो सारी उनकी बहुत बड़ी बातें हैं, यही तो अमन और शांति बहाल करेंगे। जी बिल्कुल हक साहब। हक साहब, आपका डिपार्टमेंट और आपसे बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन समय की कमी होने के कारण एक आखिरी और बड़ा अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रश्न का उत्तर आपका देना बनता है। आज के युग में इस समय हमारा नौजवान तबका जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि हमारी सेकंड लाइन, हमारा फ्यूचर जो है वो हमारी नौजवान पीढ़ी है, तो इन चीज़ों को बचाने के लिए, और नशा एक ऐसी चीज़ है जो जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, तो इन सब को नस्ते नाबूद करने के लिए, नशे की लत को नस्ते नाबूद करने के लिए कैबिनेट में आपकी क्या सोच है कि किस तरीके से आप बोलें और इस चीज़ को अमल में लाया जाए? देखिए, जहाँ तक पहली बात है, जहाँ तक नौजवानों का ताल्लुक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये दिखाना है सीरियसनेस कि उनको नौजवानों के बारे फिक्र में है। गवर्नमेंट उनकी फिक्र है, उनके लिए सीरियस है जी। तो उसमें आप यकीन रखें, हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कीमत पर जवान नस्ल जो है इसको युवा कैरी करने के साथ है, युवा पीढ़ी को साथ चलाने के लिए तैयार है। जी। दूसरी बात यह है कि हम कोशिश करेंगे जिस हद तक नौजवानों को इन्वॉल्वमेंट करेंगे हम गवर्नमेंट के मामलात में, फील्ड के जितने भी हमारे काम है उनमें हर तरीके से नौजवानों को बिजी करने की हम कोशिश करेंगे। फिर मतलब जितना उनका ध्यान नशे की तरफ, उनका ध्यान वहाँ न जाए। जी। फिर हम ये जो नशे के मामला फील्ड में खुले छूट मिल गई है, हम इनको कर्म करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है जिस वक्त गवर्नमेंट ध्यानदारी से चले, ईमानदारी से चले, तो ये और विद विजन हो, तो नौजवानों को जब कैरी करना ध्यानदारी से हो, तो मेरे ख्याल में क्या ऐसा नहीं जो इंस्टीट्यूशन इनको बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको भी बंद करना चाहिए, उन पर नकेल कसनी चाहिए? देखिए 7 चीजें जो आगे चल रहे हैं, मुझे यकीन है इंशाल्लाह सारी चीजें जो जरूरी होंगी आप करने की कोशिश। जी बिल्कुल ठीक कहा हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ अब्दुल हक खान साहब, जो कि हमारी रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, और इन्होंने अपना विजन बिल्कुल क्लियर बताया कि मैं अपनी डिपार्टमेंट को करप्शन फ्री चाहता हूं। अगर करप्शन फ्री होगा तो ही हम लोगों को सर्व कर पाएंगे और उनकी मुश्किलात को दूर कर पाएंगे। और इन्होंने 2 चीजें और भी बड़ी अहम कही कि हम अमन शांति लाने में बिल्कुल हमारी सरकार जो है वो तत्पर है। और तीसरा अहम इन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जो कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सपने को कि अपने जम्मू कश्मीर को इतनी डेवलपमेंट करनी है कि नंबर 1 स्टेट पूरी कंट्री में वो आए। तो इन ऐसे ईमानदार मिनिस्टर्स को साथ लेके मुफ्ती साहब चले हैं, तो उनका ये सपना दूर नहीं है दर्शकों, क्योंकि इनकी छवि हर आदमी जम्मू कश्मीर रियासत का जानता है। इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे। धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी न किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।